गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शाइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सुर्खियां बने वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस क्लास की जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किन शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कौन सा सर्वेक्षण है, तो ये है स्वच्छता का। तो इसके अंदर किन शहरों को स्वच्छ यानी टॉप पे स्थान दिया गया है। तो एक ऑप्शन है सूरत, दूसरा इंदौर और तीसरा जयपुर और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। सूरत और इंदौर को टॉप फर्स्ट पे रखा गया है इस बार, वरना हर बार सूरत इंदौर है वो टॉप पे रहता है, लेकिन इस बार सूरत भी 1 नंबर पे है। तो देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की अगर हम बात करें तो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में चुना गया। यानी इंदौर और सूरत इन दोनों को टॉप फर्स्ट पे रखा गया है। और इस श्रेणी में नवी मुंबई तीसरे स्थान पे है। यानी तीसरे स्थान पे कौन है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, नवी मुंबई। आगे देखो, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यानी पिछली 7 बार में ये रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है, इंदौर है। और लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ टॉप फर्स्ट पे कौन आ गया, सूरत भी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला हो। तो इस बार दोनों इंपॉर्टेंट है ये शहर, याद रखना, इंदौर और सूरत। आगे देखो, 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में बात करें तो महाराष्ट्र के सासवाद को सबसे स्वच्छ शहरों में चुना गया, यानी टॉप फर्स्ट पे है। और इसके बाद में स्वच्छ शहरों महाराष्ट्र के लोनावाला और छत्तीसगढ़ के पाटन को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो पीछे था वो तो क्या था, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की बात हो रही थी, और यहाँ पे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले। तो 1 लाख से अधिक वाले में कौन है, इंदौर और सूरत है। और कम वाले के अंदर सबसे टॉप फर्स्ट पे कौन है, महाराष्ट्र का सासवाद, और फिर 2 नंबर पे लोनावाला और 3 पे पाटन है। आगे देखो, वर्ष 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया। यानी जो इस बार ये रैंकिंग है, ये कौन सा संस्करण है, तो आंसर क्या रहेगा, 8वां संस्करण है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, वेस्ट टू वेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस थीम को भी याद रखना, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत जगत के किस प्रसिद्ध कलाकार का हाल ही में निधन हुआ है। यानी इसके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा संगीत जगत से। तो किसका निधन हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राशिद खान का। यानी ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम। देखो, संगीत जगत के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद राशिद खान की 55 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वर्ष 2022 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त राशिद खान को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। राशिद खान को बंगाल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंगा विभूषण और संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया गया। साथ ही राशिद खान को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके पुरस्कार हैं, इनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। और इनका नाम क्या रहेगा, राशिद खान, जो कि 55 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी को इनका निधन हो गया। ये संगीत कलाकार है। आगे देखो, प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 16 जनवरी को। यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 मनाने के लिए 10 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इनोवेशन वीक 2024, तो ये कब से कब तक है, 10 जनवरी 2024 से लेके 18 जनवरी 2024 तक। आगे देखो, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो इस सप्ताह का आयोजन करता कौन है, तो ये नाम भी याद रखना, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका आयोजन करेगा। आगे देखो, वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
जनवरी 2024 में किसने घोषणा की कि भारत की 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया की $30 अरब की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अभी $3.7 अरब का है, यानी फिलहाल की बात करें तो ये कितना है? $3.7 अरब। और 2047 की बात हो रही है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? तो $30 अरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की उम्मीद है। आगे देखो, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में किस अभ्यास की मेजबानी करेगी? कौन सी सेना की बात है यहाँ पे? नौसेना की। और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो ये अभ्यास कौन सा रहेगा? मिलन 24, यानी मिलन 24। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। तो डेट याद रखना, कब से कब तक रहेगा? 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। मिलन 24 अभ्यास में बंदरगाह चरण और समुद्री चरण शामिल होंगे, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना के द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया? तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन, तो ये किस सेना के द्वारा अनावरण किया गया? तो बताओ आंसर क्या रहेगा? नौसेना के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद के अडानी एरोस्पेस पार्क में आयोजित समारोह में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV का अनावरण किया है। यह स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। यह 36 घंटे की क्षमता और 450 किलोग्राम पोलेड क्षमता वाला एक उन्नत खुफिया निगरानी और टो ही प्लेटफॉर्म है। तो ये भी याद रखना, यह हर मौसम में काम करने वाला सैन्य प्लेटफॉर्म है। तो नाम क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है, दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन, और ये किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। आगे है, हाल ही में जारी ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है? तो पहले तो ये बताओ ILO क्या होता है? तो क्या रहेगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर रहेगा 5.2%, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 10 जनवरी 2024 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ILO ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की। तो स्थापना कब हुई थी? 1919 में। वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। आगे देखो, हाल ही में किस संस्था के द्वारा उग्राम नाम से एक स्वदेशी असोल्ट राइफल लॉन्च की गई? राइफल का नाम क्या है? उग्राम। तो ये किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, DRDO। देखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62 × 51 मिमी कैलिबर की स्वदेशी असोल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है। उग्राम एक अत्याधुनिक स्वदेशी असोल्ट राइफल है। इसे DRDO की पुणे स्थित लैब आर्मरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स ने हैदराबाद की द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। कहाँ पे विकसित किया है? पुणे के अंदर ये लैब है, इसके अंदर। यह सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में फायर करती है। राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर, और इसका वजन है 4 किलोग्राम से कम। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है।
आगे है डीआरडीओ की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। और इसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर हथियार उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना, इसके लिए शोध कार्य करना। मुख्यालय कहाँ पे पूछा जाए तो नई दिल्ली के अंदर है। और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, हाल ही में किसके द्वारा 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 है यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जनवरी 2024 को महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 तक किया गया। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का विषय क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, थीम पूछी जा सकती है, गेटवे टू द फ्यूचर। शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। आगे देखो, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुभारंभ किया। ICD-11 मॉड्यूल 2 मॉर्बिडिटी कोड्स WHO का उद्घाटन कार्यक्रम 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो डेट याद रखना, कब? 10 जनवरी। आगे देखो, किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? इसका नाम याद रखना, सैटेलाइट का क्या नाम है? आइंस्टीन प्रोब। तो ये किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब AP लॉन्च किया है। इसे चीन की सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसमें 12 पंखुड़ियां, 2 स्टामेन यानी पुंकेसर और 12 मॉड्यूल हैं। इसमें वाइड फील्ड एक्स-रे टेलीस्कोप लगे हुए हैं। लगभग 1.4 टन वजनी है। सैटेलाइट खिले हुए कमल के आकार का है। आगे देखो, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो किसके नियुक्त हुए हैं? आंसर रहेगा फ्रांस, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। और ये सबसे कम उम्र के हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 9 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 34 वर्षीय गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी हैं। उन्होंने निवर्तमान प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को हटाकर गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गैब्रियल अटल फ्रांस में रहने वाले पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के अगले सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया? तो किस देश को चुना गया है? तो आंसर क्या रहेगा? भारत को। ऑप्शन 2 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता के लिए कौन सा सत्र होगा? तो आंसर रहेगा 46वां सत्र, अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो क्या आंसर रहेगा? विशाल वी वर्मा। तो ये भी याद रखना, यूनेस्को के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था।
जिसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस के अंदर स्थित है। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे एंजोले। और भारत में यूनेस्को द्वारा 42 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए थे। अभी तक कितने किए गए हैं भारत में? तो 42 विश्व धरोहर स्थल है वो संरक्षित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? आज ही के दिन 12 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। यह स्मारकीय परियोजना, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में सेवरी से रायगढ़ जिले में नहावा सेवा तक फैली हुई है। यह परियोजना 18,000 करोड़ की लागत से पूरी हुई है। आगे देखो, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर क्या रहेगा? दिव्य कृति सिंह। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जयपुर की दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह पुरस्कार राजस्थान को क्षेत्रीय पहचान दिलाता है। सिंह इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र प्रतिनिधि हैं। सिंह ने घुड़सवारी में एशियाई खेलों में पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ की ग्लोबल ड्रेसेज रैंकिंग में एशिया की प्रथम और विश्व स्तर पे 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुनिया की पहली बिना हाथ वाली किस महिला तीरंदाज ने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर रहेगा शीतल देवी। ये पहले भी सुर्खियों में बनी हुई थी शीतल देवी, और ये भी इन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी जीता है। आगे देखो, अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी जम्मू कश्मीर की एक पैरा तीरंदाज हैं। वर्ष 2023 में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली बिना हाथ वाली महिला के रूप में उभरी हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक निर्णायक मुकाबले में सिंगापुर की अलीम नूर सयाहिदा को 144/142 से हराया है। शीतल ने चीन के जुआंगजू में पैरा एशियाई खेल 2023 में 3 पदक, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। आगे है 13वें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में किसने शीर्ष सम्मान हासिल किया है? तो टॉप फर्स्ट पे कौन है? तो शाहरुख खान। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13वें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में शाहरुख खान ने शीर्ष सम्मान हासिल किया है, जिससे बॉलीवुड के बेताज बादशाह के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि हुई। खान की हालिया ब्लॉकबस्टर हिट जैसे पठान, जवान और डंकी ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में बनी हुई है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल प्रभाग में पुरस्कार जीता, जबकि एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश खारा ने IOTY बिजनेस पुरस्कार जीता है। तो ये भी याद रखना साथ में, यानी 13वें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के अंदर शाहरुख खान को, नीरज चोपड़ा और एक एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश खर्रा, इन्होंने भी पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखो, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। 1994 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा नौकरशाही में फेरबदल का हिस्सा है, जिसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी सिन्हा वर्तमान में अपने असम मेघालय कैडर में कार्यरत है। हाल ही में किसके द्वारा नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा? तो आंसर क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम मोदी 12 जनवरी को यानी आज ही के दिन नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस 88,000 से अधिक MY भारत स्वयं सेवक शामिल होते हैं। आगे है, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आंसर क्या रहेगा? 6ठा स्थान, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में भारत के विराट कोहली बल्लेबाजी में 3 स्थान ऊपर चढ़कर 6वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा को पीछे छोड़ते हुए जसप्रीत बुमराह चौथे स्थान पर आ गए हैं, जबकि मोहम्मद सिराज 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशग्ने बल्लेबाजी में चौथे स्थान पर पहुंच गए और पैट कमिंस ने कगिसो रबाडा को पछाड़कर गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो आज के लिए इतना ही। 12 जनवरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।